जय हिंद साथियों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए लगातार धमाकेदार क्लास चल रही है और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 101 नंबर सवाल से, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार 2025 में ग्रुप डी वाली के लिए धमाका मचा देंगे आप लोग ऐसे सवाल को करके, जो कि पीवाईक्यू है। और आपको पता ही है कि पीवाईक्यू के जो भी प्रश्न होते हैं वो डायरेक्टली आपके इस कम्पिटिटिव वाले टेस्ट में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर्स को। तो निम्नलिखित में से कौन जो है क्षार का गुण नहीं है, ये आज का ये पहला नंबर सवाल होगा आपके लिए। आरआरबी ग्रुप डी में ऑलरेडी पूछे गए और ये सवाल सिर्फ ग्रुप डी में नहीं, एनटीपीसी, एएलपी जितने भी रेलवे से संबंधित एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कौन क्षार का गुण नहीं है, तो याद रखिएगा ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पानी में क्या करता है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करता है, याद रखिएगा। चलिए कुछ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख ले। तो क्षार यानी बेस जो है ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस देता है, क्षारों के गुण निम्न है, इस प्रकार देख सकते हैं। तो ये हाइड्रोक्साइड देता है, न कि हाइड्रोजन आयन देता है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन देता है। क्षार स्वाद में तीखा कसैला होता है, क्षार छूने में साबुन जैसा चिकना होता है, क्षार लाल लिटमस पर्च को नीला और मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है, जैसा कि आप 10th लेवल से पढ़ रहे हैं। क्षार अम्लों के साथ क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं, क्षार अधातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और क्षार का जो पीएच मान है वो 7 से अधिक होता है, इसलिए इसको क्षार बोला जाता है। 7 से कम वाले को अम्ल बोला जाता है और 7 पर जो रहता है टिका हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, सभी के सभी पॉइंट आप एक बार जरूर पढ़ें। 102 नंबर सवाल है कि कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देता है। जैसा कि अभी हमने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करता है, पीएच पेपर को नीला कर देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है और ग्रुप डी में 16/9/2022 के शिफ्ट थर्ड में पूछा गया सवाल है। बिल्कुल भी इग्नोर न करें और ऐसे प्रश्न को जरूर से जरूर ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करें। हम लोग आज रिवर्स चलेंगे, कुछ प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको दोबारा देखेंगे। तो यहाँ पे है मरियोटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो जैसा कि पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर प्रश्न क्या आपसे पूछा जा रहा है, दुर्बल अम्ल के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। सवाल क्या है कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है, तो याद रखिएगा ये एसिटिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, एसिटिक अम्ल। चलिए 98 नंबर सवाल पर चलते हैं। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए ना प्यारे बच्चों, पानी में यहाँ पे सांद्र अम्ल डालना चाहिए। क्या करना चाहिए, पानी में सांद्र यहाँ पे अम्ल। अगला है सवाल, वे अम्ल जिसे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं वो कहलाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड अनॉक्सी अम्ल कहते हैं। चलिए 96 नंबर सवाल है, सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या होते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होते हैं सभी एसिड के लिए आम तत्व होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपके नजर आ रहा है। अगला प्रश्न है 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल का गुण नहीं है। तो अम्ल का गुण जो है, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, या इसका स्वाद जो होता है खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और अम्ल एसिड वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ देता है। अम्ल एसिटिक अम्ल आदि अम्ल के गुण जो होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। चलिए एनोडाइजिंग प्रतिक्रिया में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो है तनु सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। 93 नंबर सवाल है कि कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में से लोहे को विस्थापित नहीं करेगा, तो ये चांदी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। अगला सवाल है कि घटती हुई प्रतिक्रिया क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को किस प्रकार से जाना जाता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा गतिविधि श्रृंखला उसको कहते हैं। अगला सवाल है कि जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो याद रखिएगा कॉपर नहीं करता है। अगला सवाल है कि निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करता है, तो याद रखिएगा जस्ता लोहे का क्या करता है, विस्थापन करता है। निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन सा है, तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पे कैल्शियम जो है सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि किन निम्न धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर और Hg यानी पारा और Ag हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे कम है, तो सबको पता है सोना सबसे कम क्रिया करता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो ये जिंक। जिंक जो है तांबा से सबसे ज्यादा अभिक्रिया करता है। H2O + Cl2 2HCl O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य कर रहा है, तो ये एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। ऑक्सीकरण
अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है उसके लिए हम लोग दहन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि CuSO4 MgSO4 और कॉपर निकल जाता है और उपरोक्त अभिक्रिया में Mg है। Mg एक प्रकार के अपचायक अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो ये जो है रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण यहाँ पे चौथा नहीं है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपचयन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका सोल्यूशन नीचे है यहाँ पे, लेकिन इसको हम लोग ऑक्सीकृत हुआ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एजेंटों में कौन पेयजल की शुद्धिकरण शोधन के लिए अच्छा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें जो है ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, याद रखेंगे। अभिक्रिया Mg+CO MgCO2 में किस पदार्थ के ऑक्सीकरण होता है? तो इसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। यदि कोई विकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह किस प्रतिक्रिया से गुजर रहा है? तो वो जो है ऑक्सीकरण से गुजर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर विखंडन ईंधन के रूप में किया जाता है? तो ये यूरेनियम 235 का यूज। रेडियो सक्रिय यानी रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी बेकवेल ने किया था, याद रखिएगा। अगला क्या सवाल पूछे जा रहे हैं यहाँ पे कि पिच ब्लेड किससे संबंधित है? तो ये जो है याद रखिएगा यूरेनियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो ये हेदकी युकावा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? जैसा कि पता है कोबाल्ट के समस्थानिक का यूज जो है कैंसर के उपचार में किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक कौन सा है? यूरेनियम और प्लूटोनियम, जो कि फेमस है और काफी महंगा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है नाभिकीय बल कहलाता है। अगला सवाल है कि रेडियो किस खनिज से प्राप्त होता है? जैसा कि पता है रेडियम जो है ये पिच ब्लेड से प्राप्त होता है। हेनरी बेकवेल निम्न में से किसकी खोज से संबंधित है? तो ये रेडियो धर्मिकता की खोज से संबंधित है। कौन एक रेडियोएक्टिव तत्व नहीं है? तो याद रखेंगे टाइटेनियम रेडियोएक्टिव तत्व नहीं है। कौन सा नियम यह बताता है कि गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? ये बोयल का नियम बताता है। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बॉयल के नियम पर आधारित है। अभिलाषणीय गैस समीकरण PV = nRT किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है? तो ये आदर्श गैस के लिए लागू होता है। अगला सवाल है कि विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ग्रुप डी में पूछे गए और ये जो है गैसों के विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर करती है, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं कि ये थोड़ा न्यूमेरिकल बेस है, इसको देखना पड़ेगा, तो न्यूमेरिकल में टाइम लगते हैं। हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कह रहे हैं। कौन विसरित नहीं होगा? तो याद रखिएगा मेथी पाउडर विसरित नहीं होता है। तो फिर बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में। बहुत सारे प्रश्न का अभी सोल्यूशन करना बाकी है। नेक्स्ट PDF में बहुत सारे प्रश्न हैं, फिर से हम लेके आएंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।